हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राम लर्निंग। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आज स्टार्ट हो रहा है एडुग्राम लर्निंग पे। इस एडुग्राम लर्निंग पे हम लोगों ने 20 डेज का एक प्लेज रिवीजन क्लासेस हम लोगों ने बनाया है और रिवीजन क्लासेस जो है डेली बेसिस पे आपको डे 1 डे 2 करके ऐसे 20 डेज के अंदर ये सारे सिलेबस जो है, सारे जो टॉपिक्स हैं आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये थोड़ा फास्ट होगा, फास्ट इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट सारे कवर किए जाएंगे, बट थोड़ा सा फास्ट होगा इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को भी रीड करेंगे, उसके बाद सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू भी डील करेंगे, कुछ चैप्टर्स के हम लोग केस स्टडी, कुछ केस स्टडी भी चैप्टर्स वाइज डील करेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डील करते हुए मतलब 2 से 3 लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप इस 20 डेज प्लेस को अगर आप अच्छे से बारीकियों से अगर इसको आप देखेंगे, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो आई गिविंग यू गारंटी कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ, केस स्टडी के साथ, एवरीथिंग, राइट। और आप अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं, 90 प्लस तो आसानी से आप सिर्फ इस मैराथन वीडियोस को देख करके ला सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पहले ये लेक्चर को देखना है, फिर आपको जो है अपने टॉपिक को एक बार फिर से रीड करना है। तो आपको दोनों तरह से करना है, पहले हमारे लेक्चर्स को देखना है, फिर आपने जो है आप टॉपिक को जाकर रीड करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी और आप एग्जामिनेशंस में कैसे करेंगे वो सारा कुछ मैं एग्जामिनेशंस के जो गैप होंगे उसमें भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी हम लोग जो है पूरे 20 डेज के प्लेज में हम लोग आज पहला प्लेज ले रहे हैं और पहला वीडियो यहाँ पे पहला लेक्चर जो है आप लोग के सामने आ रहा है और वो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1 आपको आज देखने को मिलेगा। आपको आज ये मैं बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओ रुको रुको रुको, अरे सर आपने तो अपना परिचय दिया ही नहीं। अच्छा, मैंने अपना परिचय नहीं दिया, आप मुझे जानते भी होंगे। माई सेल्फ विकास शर्मा, मैं आपको मैनेजमेंट आई मीन बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाऊंगा। बिजनेस स्टडीज के लेक्चर नंबर 1 आज हमारे द्वारा रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए ये कम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात करते हैं कि सर यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ने आए हैं। हाँ मैनेजमेंट पढ़ने आए हैं, तो मैनेजमेंट क्या है सर? अरे मैनेजमेंट एवरीवन इज डूइंग मैनेजमेंट, सब लोग मैनेजमेंट कर रहा है बट अलग अलग चीजों का मैनेजमेंट कर रहा है। बट हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो भी मैनेजमेंट पढ़ेंगे बिजनेस कंसर्न से पढ़ेंगे, राइट। घर में भी मैनेजमेंट होता है, हाँ सर मम्मी भी मैनेजमेंट करती है, पापा भी मैनेज करते हैं, सर सड़क पे चलते हैं तो हम ट्रैफिक में मैनेज करते हैं, आगे पीछे जो लोग चल रहे हैं उनको भी, मतलब हर जगह पे मैनेजमेंट है भाई, बिल्कुल हर जगह पे मैनेजमेंट है। लेकिन हम लोग जो मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आइए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कोई बकवास नहीं करना है, एकदम टॉपिक पे कंसंट्रेट होकर के बातें को सुनना है और एकदम बातें को कंसंट्रेशन के साथ समझना है। ध्यान से बस आप हमारे साथ 40 मिनट्स जुड़े रहिए, आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आसानी से आप इस चैप्टर को, आपका अगर चैप्टर जो है आपकी पकड़ में नहीं होगा ना तो आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर पूरी की पूरी आपकी पकड़ में आ जाएगी, राइट। पकड़ में आने इन द सेंस आपका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर पे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है क्या? अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का तो यार ध्यान से देखिएगा सब लोग। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अरे वाह, कितना बढ़िया आंसर है, कितना बढ़िया डेफिनेशन है भाई, क्या बात कर रहे हो। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है? अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। किसका सीरीज ऑफ स्टेप्स? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। हाँ, किस लिए भाई? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे वर्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। अच्छा जी, मतलब मैनेजमेंट जो है क्या है? प्रोसेस है काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। काम को कंप्लीट करने के लिए ध्यान रहे 2 चीज की तरफ वहां पे ध्यान रखना है। काम कैसे कंप्लीट होना चाहिए? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ध्यान रखिएगा बच्चा, ये जो काम कंप्लीट होगा आपका वो काम वो कैसे होना चाहिए? कंप्लीट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
अगर वर्ड इफेक्टिवली यूज करता है, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका टाइम की बात की जा रही है, कोई काम जो है, कोई वर्क जो है टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो जो मैनेजर जो काम कर रहा है वो क्या है, इफेक्टिव है। क्या है जी, इफेक्टिव है। अगर वो दिए हुए कॉस्ट के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो क्या है जी, इफिशिएंट है। मतलब सर एक बार फिर से बताओ, देखो बच्चा ध्यान से सुनना, अगर मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव होने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, टाइम से रिलेटेड है। अगर मैं इफिशिएंट होने की बात कर रहा हूं तो किससे रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है। अच्छा सर, अगर कॉस्ट में अंदर कंप्लीट कर देगा तो वो इफिशिएंट है, बिल्कुल। अगर वो टाइम के अंदर कंप्लीट कर देगा तो इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है। क्लियर पॉइंट। मतलब आपके केस स्टडी के अंदर ऐसा आ सकता है कि एक मैनेजर जो है उनको टारगेट दिया गया कि काम को 20 दिन के अंदर कंप्लीट करना है और 80 रुपए कॉस्ट में कंप्लीट करना है। उन्होंने उस काम को 19 डेज में ही कंप्लीट कर दिया, मतलब वो क्या है, इफेक्टिव है। लेकिन वो काम को जो है 81 रुपीस में कंप्लीट किया, इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है, उसने दिए हुए कॉस्ट के अंदर काम को कंप्लीट नहीं किया है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है। अगर कोई मैनेजर जो है अच्छा मैनेजर, गुड मैनेजर, आप जो है कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करने वाला बंदा जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छा मैनेजर मानेंगे और तभी उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखेंगे। या नहीं तो अगर वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है तो भी प्रॉब्लम, अगर एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है तो भी प्रॉब्लम। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि मैनेजर के अंदर दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए। इफेक्टिव टाइम का, एफिशिएंट मतलब कॉस्ट का, ध्यान रखिएगा बच्चा। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़िए। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ध्यान रखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे 7 फीचर्स है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला फीचर है हमारा कौन सा, मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसको मैं डिटेल में पढ़ूंगा। कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इंटेंजिबल फोर्सेस है, डायनेमिक फंक्शन है और परवेसिव मल्टी-डायमेंशनल एंड ग्रुप एक्टिविटीज। इसको हम लोग एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दोस्तों ध्यान रखो, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो आप गोल को अचीव कर लोगे, या फिर आप गोल को अचीव करना है इसीलिए आप मैनेजमेंट करोगे। अच्छा जी, इसका मतलब मैनेजमेंट जो है इसीलिए किया जाता है ताकि गोल को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके, या गोल को अचीव करना है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। बिल्कुल राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, उसका कोई ना कोई गोल होता है और उसी गोल को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट को सेटअप करता है या मैनेजमेंट के फंक्शंस को क्या करता है जी, करता है। अच्छा, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मतलब गोल को अचीव करने में क्या करता है जी, हेल्प करता है। गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इसीलिए होता है क्योंकि उसका कोई ना कोई क्या होता है जी, गोल होता है। मैनेजमेंट जो है वो करता क्या है, वो सारे जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल वहां पे काम कर रहे हैं, सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, एक साथ लाना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सारे लोगों के काम को, वर्क को इंटीग्रेट करना, एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसीलिए क्या बोला जाता है जी कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्लियर है पॉइंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फीचर्स दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस प्रोसेस का दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार। यस, ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज आल्सो कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट भी लगातार करना पड़ेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन काम करते रहेंगे, फंक्शन उसमें चलता रहेगा, ऑपरेशन होते रहेंगे, एक्टिविटीज होते रहेगा, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सर एक काम नहीं कर सकता कि जाकर के मैनेजमेंट गया और मैनेजमेंट करके मैं घर पे आके सो जाऊंगा। नहीं बच्चा, मैनेजमेंट आपको लगातार करना पड़ेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आगे हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे तो कंट्रोलिंग के बाद आप देखोगे कि फिर से हम लोग प्लानिंग पे आ जाते हैं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो फिर प्लानिंग में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, फिर प्लानिंग के अनुसार जो है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। इसका मतलब ये
कि ये जो मैनेजमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक सर्कल बन जाता है, ये चलता ही रहता है। क्लियर है पॉइंट? तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा इंटैंजिबल फोर्स है। इंटैंजिबल फोर्सेस मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं इंटैंजिबल, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा इंटैंजिबल एसेट्स, वो ऐसे एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। अच्छा सर, अरे सर वैसे एसेट्स सीधे सीधे बोलो ना सर, तो क्या बोल दूं? ऐसे एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस बस वही है बच्चा। यहाँ भी मैनेजमेंट वो है जो उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब मैनेजमेंट को कहीं आप देख नहीं सकते हैं, टच कर सकते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। अच्छा जी, मैनेजमेंट को फील कैसे करना होगा? आप ध्यान से देखिएगा बच्चा। अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप कभी किसी दोस्त के यहाँ जाते होंगे, मान लो दो दोस्त के यहाँ जाते हैं, उसके घर में जाने के बाद आप कहते हैं इसके यहाँ ना माहौल अच्छा नहीं है, इसके यहाँ माहौल अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके घर के अंदर वो सारी जो चीजें हैं ना जो उसके घर के अंदर है, सब कुछ इधर उधर क्योस वाला सिचुएशन है, इधर उधर फेंका हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं यार वहां का ठीक नहीं है यार, उसके घर का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और जहां पे जाते हैं सब कुछ मैनेज, वेल मैनेज, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक, हम लोग बोलते हैं यार उसके घर का ना मैनेजमेंट बहुत शानदार है। मतलब क्या है कि ऐसा तो कहीं आपको दिखा नहीं होगा मैनेजमेंट वहां पे, बस आपने फील किया, वहां पे सब कुछ अच्छा देखा तो आपने कह दिया कि मैनेजमेंट है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ काम सिस्टमैटिक हो रहा है, कोई भी जो है वेस्टेज नहीं हो रहा है, सारे कुछ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली किया जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को सिर्फ आप फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऐसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो दीवार पे लगाया जाए या सामने खड़ा किया जाए। मैनेजमेंट इज ऑल टैंजिबल फोर्सेस, दैट इनटैंजिबल फोर्सेस, दैट मींस यू कैन फील इट ओनली, राइट? क्लियर पॉइंट? होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल फोर्सेस के बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ डायनेमिक फंक्शन। आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस क्या होंगे कि आपका जो मैनेजमेंट था, आपने मैनेजमेंट ने कुछ प्लानिंग करी थी, लेकिन कुछ सिचुएशन आया, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली प्लानिंग में क्या हो गया जी? चेंजेस हो गया। यहाँ पे पूछेगा आपसे कि बताओ मुझे कि यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स को जो है वो क्या किया गया जी? हाईलाइट्स किया गया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? मैनेजमेंट जो है वो क्या है? डायनेमिक है। और ये सर बात बताओ सर, ये डायनेमिक होता क्या है? डायनेमिक मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को चेंज कर लेना। अच्छा सर, अगर मैं डायनेमिक हूं इसका मतलब क्या हुआ? तुम अगर डायनेमिक हो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर जाते हो। तुम 5 स्टार होटल में जाते हो तो वहां की तरह से बिहेव करते हो, तुम ढाबा पे आते हो तो उसके तरह बिहेव करते हो, तुम जो है छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां की तरह बिहेव करते हो, घर में रहते हो तो घर की तरह बिहेव करते हो। इसका मतलब क्या हो? तुम डायनेमिक पर्सन हो, राइट? ओहो सर, इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो भी क्या है? डायनेमिक है। वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट अपने आप को क्या कर लेता है जी? चेंज कर लेता है। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? डायनेमिक बोला गया है। तो आपके केस स्टडी के अंदर कोई भी प्लानिंग में चेंजेस की बात की जाएगी और अगर पूछी जाएगी कि बताओ कि मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हाईलाइट किया जा रहा है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, राइट? तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट. It has adapt according to the need, time and situation of the changing environment. बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, उसके अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चेंजेस होंगे। इन ऑर्डर टू द सक्सेसफुल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी चेंज इटसेल्फ इन इट्स गोल। अगर आपको गोल को अचीव करना है, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनना है, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो चलिए फिर हम लोग ये फंक्शंस को हमने वो डील कर लिया, दैट इज मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। चलिए फिर अगला हम लोग फीचर, आई मीन नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। हाँ सर बताओ। ऑल परवेसिव, एक वर्ड है परवेसिव। परवेसिव वर्ड मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, राइट? एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर छोटा है वहां भी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहां भी मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट मेकिंग है वहां भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है वहां भी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि the activities involved in managing an enterprises are common to all economic, social और political organization. अगर आपने बीजेपी का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी, हाँ हाँ सर सुना है, क्या बात कर रहे हो सर? वर्ल्ड की सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी या वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी कही जाती है। अच्छा जी, हाँ, तो वो जो क्या
पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वहां मैनेजमेंट नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल सर, अमित शाह की मैनेजमेंट वहां पे चलती है। ओके, सोशल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां भी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है। अगर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, आई मीन टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ऐसे कई बड़े बड़े कंपनी है, वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां भी मैनेजमेंट चाहिए। मतलब अगर सर एनजीओ है वहां भी मैनेजमेंट, बिल्कुल हॉस्पिटल, यस, स्कूल, बिल्कुल कॉलेज, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अगर नेचर उसका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो भी मैनेजमेंट चाहिए, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो भी मैनेजमेंट चाहिए, अगर अमेरिका में है तो भी मैनेजमेंट है, इंडिया में है तो भी मैनेजमेंट, चाइना में है तो भी मैनेजमेंट। मतलब क्या है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मतलब हर जगह मैनेजमेंट है। हाँ, हर जगह मैनेजमेंट है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। यहाँ पे केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन सवाल पूछ सकता है कि मैनेजमेंट जो है अलग अलग देगा आपको, अलग अलग लोकेशन दे सकता है, अलग अलग आपको नेचर ऑफ बिजनेस दे सकता है कि वहां भी मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब बताओ कि कौन से फीचर्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, तो आप आसानी से लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो अगला फीचर है, नेक्स्ट फीचर है, दैट इज अ मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। ये मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है कि ये जो कोई भी बंदा अगर मल्टी डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या है, उसका अलग अलग फेस है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें करते हुए दिखता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट जो है ये भी मल्टी डायमेंशन है। क्यों मल्टी डायमेंशन है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को मैनेज करते हुए दिखता है आपको। अच्छा सर ये बात भी है क्या? हाँ जी, आइए देखते हैं, इसको रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज दैट हैज थ्री मेन डायमेंशन। इसके डायमेंशन तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट इसके थ्री मेन डायमेंशन है। डायमेंशन कौन कौन सी चीज का है? वर्क का, पीपल का और ऑपरेशन का। एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई ना कोई काम करने के लिए स्टैब्लिश किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई काम करने के लिए स्टैब्लिश किया गया है तो वो आप काम को मैनेज करना जरूरी है। जैसे मान लो कि अगर एक स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, तो स्कूल का मेन एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस क्या होगा? एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या हो गया? वर्क हो गया। तो वर्क जो है वो मैनेज होना चाहिए, वो एजुकेशन मैनेज होना चाहिए। एक हॉस्पिटल है तो पेशेंट का इलाज करना मेन उसका कंसर्न है, तो वो मैनेज होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट आपको वर्क का मैनेज करते हुए दिखेगा आपको। फिर अगर वर्क कर रहा है तो करने वाले क्या होंगे जी? बंदे होंगे, लोग काम करने वाले जो होंगे, पार्टिसिपेशन होगा, वहां पे क्या होगा? पीपल का पार्टिसिपेशन होगा। तो फिर वहां पे जो बहुत सारे लोग काम करेंगे तो बहुत सारे लोग को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो हम जो है मैनेजमेंट आपको लोगों को भी मैनेज करता हुआ दिखेगा, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? ओहो, एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिल्कुल राइट। तो क्या होगा कि आप कभी मैनेजमेंट आपको वर्क को मैनेज करते हुए, कभी मैनेजमेंट आपको पीपल को मैनेजमेंट करते हुए, और फिर कई ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन का काम है, सेल्स का काम है, परचेस का काम है, मार्केटिंग का काम है। कई ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वो ऑपरेशंस को भी मैनेज करने का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। कभी वर्क का मैनेजमेंट, कभी पीपल का और कभी ऑपरेशन का। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा, आपके केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। केस स्टडी में दिखेगा कि ये जो है वर्क का भी मैनेजमेंट कर रहा है, पीपल का भी मैनेजमेंट कर रहा है, ऑपरेशन का भी मैनेजमेंट कर रहा है, और पूछेगा आपसे कि आप बताइए कि इसमें मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल होने वाली बात को क्या किया गया है? हाईलाइट किया गया है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट आप लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओहो, चलिए आगे बात करते हैं जी। आगे बात कर रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंस नीड। अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस पे काम कर रहे होते हैं, अलग अलग वर्क पे काम कर रहे होते हैं, राइट। मैनेजमेंट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी चेंजेस। अब मैनेजमेंट जो है वो क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और सारे लोग को काम को इंटीग्रेट करना, एफर्ट्स को एक साथ लाना ही क्या है? मैनेजमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ अकेला नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट जो है आउटकम है, पूरा ग्रुप का आउटकम है। समझ में आ रही बात? प्रोडक्शन का आउटकम है, प्रोडक्शन ऑपरेशन में लोग जो लगे उनका आउटकम है, मार्केटिंग में लोग लगे उनका आउटकम है, प्लानिंग में लगे उनका आउटकम है। मतलब अगर ओवरऑल मैनेजमेंट को मैं बोलूं तो ओवरऑल मैनेजमेंट किसी एक पर्सन का काम नहीं है। ओवरऑल मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, सब लोग मिलके करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो क्या होगा जी? अचीव होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। यहां भी केस स्टडी के अंदर ध्यान रखिएगा कि सब लोग अलग अलग लोग काम कर रहा है, अपने अपने गोल के लिए, अपने अपने नीड्स के लिए काम कर
रहा है, लेकिन जो है सारे लोग मिलकर के ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा तभी जाकर के मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम कर सकता है, परचेज डिपार्टमेंट काम करेगा तभी आपका जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है, सारे के जो वर्क है ना एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट अचीव, ओवरऑल गोल जो है तभी अचीव हो पाएगा जब सारे लोग जो है एक साथ काम करेंगे, या फिर सारे लोग जो है आप कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अ ग्रुप एक्टिविटी। ये सारे लोग मिलजुल के मैनेजमेंट करते हैं, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं जी, ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारे फीचर्स को डील कर लिया, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने सारे फीचर्स को डील कर लिया कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटेंजिबल है, डायनेमिक है, ऑल परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है। आगे बात करते हैं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा सारे दोस्तों लोग। एक टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, मैनेजमेंट के डिफिनेशंस को हम लोगों ने पढ़ लिया, मैनेजमेंट के फीचर्स को पढ़ लिया। अब मैनेजमेंट के हम लोग गोल के बारे में बात करते हैं। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा कि बिजनेस के गोल होते थे। हाँ सर पढ़ा था सर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाँ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसके बाद किसका गोल, सोशल गोल। अच्छा फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल गोल। यहाँ भी आप सोचिए बिजनेस के जो गोल होंगे उसको कौन कंप्लीट करेगा, मैनेजमेंट। अच्छा तो मैनेजमेंट का गोल भी वही तो हो जाएगा। हाँ जी चलो फिर मैनेजमेंट का जो गोल है वो क्या है, सबसे पहला जो मैनेजमेंट का गोल है वो कौन सा गोल है, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर 3 तरह का गोल आता है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद अपना सोशल ऑब्जेक्टिव अलग है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग है। ये मतलब 3 तरह का गोल है, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल गोल का, तो सर्वाइवल। ये सर्वाइवल क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे फिर से एक बार फिर से मैं लेता हूं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की मैं बात कर रहा हूं, 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूं, फिर प्रॉफिट की और फिर ग्रोथ की बात करूंगा, राइट? अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहूं तो ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट से क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से ये चाहता है कि भाई साहब मुझे क्या दो, सर्वाइवल दो। सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल वो कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा रहा है। मतलब क्या है, जो कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट एटलीस्ट क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। मतलब क्या है, ना प्रॉफिट ना लॉस। हाँ नॉर्मल प्रॉफिट की बात तो अक्सर होती है, आई मीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो बात अक्सर होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है उसमें इंक्लूडेड होता है, राइट? मतलब क्या है, सिंपल से बात को समझिए कि हमारे पास इतना रेवेन्यू आनी चाहिए कि हमारा कॉस्ट जो है वो क्या हो जाए, बियर हो जाए। प्रॉफिट नहीं भी आए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चाहत होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है मैनेजमेंट से, वो क्या होता है कि हमें सर्वाइवल का पोजीशंस पे लाके खड़ा करो, वैसे पोजीशंस पे लाके खड़ा करो कि हम अपने रेवेन्यू जो है, कॉस्ट को क्या कर सके जी, कवर कर सके। बिजनेस सर्वाइवल फुल चेक आप कर सकते हैं कि बिजनेस सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट। आप जो है बिजनेस में सर्वाइव करना मतलब सिंपली कॉस्ट को रिकवर करना। जब सर्वाइवल हो जाएगा फिर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। मतलब प्रॉफिट प्रोवाइड द विजुअल इंसेंटिव टू कंटिन्यूअस सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। फिर हम लोग चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमें वो मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट भी कमा करके दे। पहले सर्वाइवल का पोजीशन, फिर प्रॉफिट कमा कर दे। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए और रेवेन्यू जो हो वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब तो बीच में से हमारा क्या निकल के आएगा जी, प्रॉफिट निकल के आएगा, और प्रॉफिट भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद बात करेंगे ग्रोथ। अगर आप प्रॉफिट आ जाता है तो सिंपली एक बिजनेस को शुरू किया, एक बिजनेस में सर्वाइवल पोजीशन को अचीव किया, फिर हमने प्रॉफिट को गेन किया। और बिजनेस को उतना ही रखने का हमारा मकसद नहीं होता है, हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस क्या करे, ग्रो करे। ग्रो करे किस किस चीजों में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में ग्रो कर सकता है बिजनेस जो है, आपका सेल्स में ग्रो कर सकता है बिजनेस जो है, आपके ऑपरेशन में ग्रो कर सकता है बिजनेस जो है, आपके एरिया में ग्रो कर सकता है। मतलब पहले जो है दिल्ली में काम करते थे, अब जो है पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। पहले कोलकाता में काम करते थे, अब पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले 50 था, 500 काम कर रहे हैं। पहले आपका एक ब्रांचेस थे, अब 50 ब्रांचेस हो गए। ये सारे जो है ग्रोथ का इंडिकेशन है। और हम जो है मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सपेक्टेशन रखता है कि प्लीज हमें ग्रोथ भी चाहिए। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को सेटअप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज के लिए। क्या क्या चीजों के लिए, सर्वाइवल पोजीशन के लिए, प्रॉफिट पोजीशन के लिए, और फिर क्या चीज के लिए जी, आई मीन ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ करना है। ग्रोथ जो है अलग अलग चीजों में डिनोट किया जा सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ना, या टर्नओवर बढ़ना, या फिर ब्रांचेस बढ़ना, या एरिया बढ़ना, या प्रोडक्ट्स बढ़ना। ये अलग अलग चीजों में हम ग्रोथ को डिनोट कर सकते हैं। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है, क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आई मीन सिर्फ जो शेयर होल्डर्स है उनके जो टारगेट है या उनके जो नीड्स है उनको फुलफिल कर देने से काम चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी, बिल्कुल काम नहीं चलेगी। वहां पे आपको जो है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी के भी गोल को अचीव करना पड़ेगा। सोसाइटी क्या चाहता है, आपसे पैसे चाहता है क्या? नहीं, बिजनेस से सोसाइटी पैसे नहीं चाहता। बिजनेस सोसाइटी क्या चाहता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, it includes environmental friendly methods of production, giving up employment opportunity to different able people of providing goods quality of products। ये क्या चाहता है, सोसाइटी चाहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाओ आप अच्छे क्वालिटी के बनाओ। देखिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सुपर क्वालिटी की होनी चाहिए। आप जो भी चीजें बना रहे हो वो रिजनेबल कॉस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो भी चीजें बना रहे हो वो इको फ्रेंडली टेक्निक से बननी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन करोगे तो सोसाइटी के लिए क्या होगा जी, हानिकारक होगा। तो आपको सोसाइटी के लिए पॉल्यूशन भी नहीं करना है, इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, रीजनेबल प्राइस रखने हैं। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्या करना है, बचना है, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना है। और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है वैसे लोगों को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के आसपास रहते हैं, आपके फैक्ट्री के आसपास रहते हैं, आपके बिजनेस के आसपास रहते हैं। और खासकर वैसे लोग जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, जो काम नहीं है उनके पास। ये सारी चीजें जो है सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से। और ये बिजनेस के जो मैनेजमेंट है, बिजनेस के जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, जब वो डिसीजन ले रहे हो उस समय इन सारे बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। एंड अगला जो है हमारा वो कौन सा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है जी, अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एम्प्लॉय भी चाहता है कुछ, एम्प्लॉय भी चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से कुछ, क्योंकि एम्प्लॉय भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन बिना एम्प्लॉय का नहीं चल सकता है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी चलेगा वो एम्प्लॉय की वजह से ही चलेगा। तो एम्प्लॉय का भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। कौन सा एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय का, ध्यान से देखिएगा, एम टू फुलफिल फाइनेंशियल, सोशल एंड हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि हमें अच्छी सैलरी दो, हमें जो है सोशल नीड, सोशल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करो, मुझे प्रमोशन दो, मेरा ट्रेनिंग करवाओ, ठीक है जी, मुझे हाउसिंग फैसिलिटी दो, मुझे मेडिकल फैसिलिटी दो। ये सारी फैसिलिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय चाहता है। और मैनेजमेंट को जब डिसीजन ले रहा हो तो वहां पे इस एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखेंगे तो एम्प्लॉय फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना बंद कर देगा, तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट देना है, सर्वाइवल करना है, ग्रोथ देना है। अगर मैं बात करूं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही सारी चीजें मैंने बताई। और फिर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी सैलरी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करनी है। तो आपकी केस स्टडी के अंदर अगर क्वेश्चंस आता है कि भाई कुछ इको फ्रेंडली टेक्निक जो है कंपनी यूज कर रही है, लोगों को जो है रोजगार दे रही है, तो आप कहेंगे, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट किया गया है, तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट किया गया है। या फिर अगर प्रॉफिट सर्वाइवल और ग्रोथ की बात की जाएगी तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट किया गया है। अगर यहाँ पे कोई इंप्लॉई से रिलेटेड सैलरी अगर बढ़ाया गया है, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से केस स्टडी के अंदर डील कर सकते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मैनेजमेंट किया क्यों जाता है, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट करना। सबसे पहले मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, सबसे पहला वो है मैनेजमेंट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को डायनेमिक बना देता है। व्हाट इट मींस, डायनेमिक होने का मतलब क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं डायनेमिक होने का मतलब ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या करना, चेंज करना। अरे सर ऑर्गेनाइजेशन कैसे डायनेमिक हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन तब डायनेमिक होगा जब उसके एम्प्लॉय डायनेमिक होंगे, और एम्प्लॉय को डायनेमिक कौन करेगा, मैनेजमेंट। ओके, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव फंक्शन in an environment which is constantly changing. Management helps all employees in adapting the changes and minimizing resistance or providing positive environment. सवाल ये उठता है ना, प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो सबसे पहला जो रेसिस्ट करने वाला जो बंदा होता है वो कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। और जब तक एम्प्लॉय रेसिस्ट करता रहेगा चेंजेस को, आप कभी भी ध्यान रखिएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है डायनेमिक नहीं हो सकता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक तभी होगा जब आपके एम्प्लॉय डायनेमिक होंगे। और आपके एम्प्लॉय को डायनेमिक बनाएगा कौन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉय को उस चेंजेस के बारे में बताएगा कि चेंजेस उनके लिए कैसे फायदेमंद है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे फायदेमंद है, उनको मोटिवेट करेगा और चेंजेस
को अडॉप्ट करने के लिए उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, उनको कन्विंस करेगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में क्या करता है जी, हेल्प करता है। केस स्टडी के अंदर सवाल आ सकता है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, या फिर कोई नई प्लांट्स बैठ रही है जिसमें ऑटोमेशन किया जा रहा है, समथिंग ऐसी चीजें ऐड ऑन की जाएगी, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये मैनेजमेंट जो है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आगे देखते बच्चे ध्यान से, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग अगला जो है इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है आपको क्या करता है, मैनेजमेंट जो है आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा, मोटिवेशन एंड लीडरशिप मेक्स द इंडिविजुअल एबल टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो मैनेजमेंट है ना, वो आपके एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट करेगा, आपके एम्प्लॉय को इस तरीके से कन्विंस करेगा कि वो आपका जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा। मतलब सिंपल सी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप मेक द इंडिविजुअल्स एबल टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते करते साथ साथ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर लेगा। ये जो काम है वो कौन करता है, कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। फिर जो है वो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन ले रहा होता है तो वहां पे सोसाइटी को वो ध्यान में रखता है, सोसाइटी को कंसर्न में लेके रखता है। तो सोसाइटी को कंसर्न में लेके रखता है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये होता है कि जब भी डिसीजन हो रहा हो प्रोडक्ट के बारे में, डिसीजन हो रहा हो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वहां पे सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाएगा। सोसाइटी का कैसे ध्यान रखा जाएगा? सोसाइटी का ध्यान ऐसे रखा जाएगा कि वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिटेड हो, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर के साथ जो है वो प्राइस हो उसका क्या हो, जेन्युइन हो, प्राइस हो वो क्या हो, रीजनेबल हो। ये सारे डिसीजन जो है मैनेजमेंट ही लेता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है आपको सोशल ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी क्या करता है जी, हेल्प करता है। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट प्रोवाइड कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो सारे लोगों का जो एफर्ट्स है वो उसको एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब क्या है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, वो एक डायरेक्शन में काम करवाने का जिम्मेवारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ये भी है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है कि सारे लोगों का एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके जाना। तो ये भी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। फिर है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो है इफिशिएंसी कब बढ़ती है, जब आप सही किसी भी चीज को सही टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो, किसी भी चीज का कोई वेस्टेज नहीं होता है, या कॉस्ट में कम कॉस्ट में कंप्लीट कर लेते हो। ये सारी चीजों का ही काम है मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट का ही काम है कि कोई भी वेस्टेज ना हो, कोई भी जो है वो चीजें जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाए, कोई काम कंप्लीट टाइम पे हो जाए, कोई काम जो है वो कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो भी रिसोर्सेज है, मेन मटेरियल्स, मशीन, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल करना, कोई भी उसका वेस्टेज नहीं होने देना, वो उसको इफिशिएंटली यूज करना, इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नो वेस्टेज, और आपका जो कॉस्ट भी है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, वेस्टेज को कम करता है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करता है। क्लियर है पॉइंट? बताइए जी, सबको समझ में आ रही होगी, पॉइंट सारे के पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पे जितने भी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए अब हमें पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर। हाँ सर, एक सवाल तो आता है सर, कौन सा सवाल आता है? सवाल ये आता है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, या क्या है, बताओ यार। मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, क्या है, बताओ। चलो फिर हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए, इसको जजमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइंस और मैनेजमेंट के फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा।
अगर मैनेजमेंट और साइंस के फीचर्स को हम लोग कंपेयर कर दें और कंपेयर करने के बाद अगर फीचर्स मैच कर गया जाता है दोनों का, जैसे मान लो कि मैनेजमेंट के फीचर्स को और हम लोग साइंस के फीचर्स को मैच कर रहे हैं और सारे फीचर्स मैच कर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ मैनेजमेंट ही साइंस है, साइंस ही मैनेजमेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं। ओह ठीक है, चलो फिर एक एक फीचर्स को हम लोग मैच करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। चलिए सबसे पहले हम लोग आर्ट्स को उठाएंगे कि आर्ट क्या होता है। अगर मैं आर्ट को डिफाइन करूं तो आर्ट इज ए स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट क्या है? जो आपके पास नॉलेज है ना, उस नॉलेज का आप पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? इस्तेमाल, राइट। अगर मेरे पास नॉलेज है, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मतलब क्या है? अपने नॉलेज का हम टीचिंग में एप्लीकेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है? टीचिंग इज व्हाट? आर्ट। टीचिंग इज आर्ट, टीचिंग इज कला, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप नॉलेज रखते हो अपने पास, उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, एप्लीकेशन करते हो, अपने तरीकों से पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हो, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। चलिए फिर हम लोग आर्ट को और मैनेजमेंट के फीचर्स को अप्लाई करके देखते हैं कि दोनों के फीचर्स को ऐसे कैसे मैच करते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यस, अगर मैं बात करूं थ्योरी का, तो मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है और आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। आप कोई भी कला ले लो, डांसिंग, म्यूजिक, तो डांसिंग के भी लिटरेचर अवेलेबल है, उनके भी थ्योरी अवेलेबल है, म्यूजिक के भी थ्योरी अवेलेबल है, पेंटिंग के भी थ्योरी अवेलेबल है, हर एक कला का थ्योरी अवेलेबल है। तो वैसे ही मैनेजमेंट का भी थ्योरी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज जो है आपका, वो दोनों में अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यस, पहला फीचर जो है वो क्या कर रहा है बच्चा? मैच कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पहला फीचर मैच कर रहा है। अब दूसरा सवाल आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर मैं बात करता हूं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब क्या है कि नॉलेज का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल। अब सोचो, एक डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करता है। हर लोग डॉक्टरी सीखता है लेकिन उसको अप्लाई जो है अलग अलग तरीके से करता है। म्यूजिक सब कोई सीखता है लेकिन म्यूजिक का जो अप्लाई है, जो नॉलेज है, उस नॉलेज का जो एप्लीकेशन है, हर बंदे का क्या है? पर्सनलाइज्ड है। मतलब नेहा कक्कड़ अलग तरीके से गाती है, हिमेश रेशमिया अलग तरीके से गाता है, अरिजीत भाई साहब अलग तरीके से गाते हैं। मतलब क्या है कि हर लोगों का म्यूजिक का ज्ञान, म्यूजिक का नॉलेज तो सेम ही होगा। सारेगामापा जो भी होता है वो सबके लिए तो सेम ही होता है, लेकिन सबका जो एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल करने का तरीका है, वो क्या है जी? डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे जो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है किसके अंदर? आर्ट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। अब सोचिए ना भाई साहब, कितने मैनेजर होंगे? सारे लोग तो मैनेजमेंट कॉलेज में ही पढ़ते हैं, सबको थ्योरी वही पढ़ाया जाता है। अरे भाई, आपको भी मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ, सबको जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं सबको तो मैं सेम ही चीज पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कल के टाइम में कोई जो है बड़े कंपनी का मैनेजर बनेगा, कोई जो हो सकता है कि छोटे कंपनी का मैनेजर बनेगा, कोई जो है बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर बन जाएगा। मतलब क्या है? कोई बहुत ही बड़ा मैनेजर बन गया, कोई जो है नॉर्मल किसी दुकान का मैनेजर बन के रह गया। मतलब क्या है कि सिखाया तो सेम ही चीज गया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो था उसका अपना अपना पर्सनलाइज था, अपने अपने तरीके से होता है। इसीलिए ये फीचर्स भी यहाँ पे क्या हो गया जी? मैच कर गया, राइट। तीसरा फीचर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रेडिबिलिटी। जितना ज्यादा आप कला का प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो कला है वो इन्हांस होगा। आई मीन आर्ट जो है इन्हांस होगा। डांसिंग का प्रैक्टिस करो, डांस में एक्सपर्ट बन जाओगे। म्यूजिक का प्रैक्टिस करो, म्यूजिक का एक्सपर्ट बन जाओगे। आप क्रिकेट का प्रैक्टिस करो, क्रिकेट खेलने का एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट। उसी तरीके से बच्चा मैनेजमेंट का भी होता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा मैनेजमेंट डिसीजंस लोगे, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा मैनेजमेंट के अंदर, उतना ज्यादा आपकी मैनेजमेंट इफिशिएंसी जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब क्या? ओ हो, मतलब यहाँ भी डिपेंडेंसी है किस बात पर? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छे कलाकार कहोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मैनेजर कहलाओगे। हाँ बिल्कुल, तो ये फीचर्स भी यहाँ पे क्या हो गया जी? मैच कर गया। क्रिएटिविटी, वहां भी क्रिकेट खेलने का देखो कला होता है, अलग अलग क्रिएटिविटी है। सचिन का शॉट खेलने का अलग क्रिएटिविटी है, धोनी का जो है हेलीकॉप्टर शॉट लगाने का क्रिएटिविटी है, आपका विराट कोहली का अलग शॉट का, क्रिस गेल का अलग क्रिएटिविटी है। मतलब क्या है? सबको पता सेम ही चीज है, करना क्रिकेट तो खेली है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग क्रिएटिविटी से अपना इस्तेमाल करते हैं। तो मैनेजर के अंदर भी क्या होता है? अलग अलग क्रिएटिविटी होता है। मैनेजर भी अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगाते हैं और फिर मैनेजमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये फीचर्स भी यहाँ पे मैच कर रहा है। भाई साहब, खबर छपवा दो, कहाँ खबर छपवा दो? अखबार में खबर छपवा दो। मैनेजमेंट ही क्या है जी? आर्ट है। या फिर मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्ट बोल सकते हैं। पहला वाला फीचर, दूसरा वाला फीचर, तीसरा वाला फीचर, तीनों मैच कर गया तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? आर्ट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे।
आर्ट क्या या प्रोफेशन का या आप साइंस का, तीनों में से एक क्वेश्चन तो आना आना तय है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बड़े अच्छे से पढ़िएगा जी। चलिए आगे बात करते हैं, एक और डिसीजन ले लेते हैं, मैनेजमेंट साइंस है क्या। चलो ठीक है, मैनेजमेंट साइंस, साइंस किसको बोलते हैं? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, साइंस क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब क्या? प्रूवन नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज है साइंस। जैसे हाँ H+O2 H2O, राइट, सिस्टमेटिक है, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है। न्यूटन का लॉ हमेशा वही रहेगा, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो वैसे ही वैसे ही रहेंगे, क्लियर है पॉइंट? मतलब साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है वैसे के वैसे ही रहेंगे, मतलब वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर ये अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज यहाँ भी है और वहाँ भी है। मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और साइंस के अंदर भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस के बल पे क्या किए गए, बनाए गए हैं, और साइंस में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पे क्या किए गए, बनाए गए। तो पहला वाला फीचर्स क्या कर रहा है जी? मैच कर रहा है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यस, वो वाला फीचर्स भी मैच कर रहा है। ऑब्जर्वेशन करना है एक्सपेरिमेंट पे, दोनों के प्रिंसिपल जो बनते हैं, साइंस के प्रिंसिपल चाहे वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बनते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको अलग अलग सिचुएशन के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर एक कंक्लूजन ड्राइव करते हैं और वो प्रिंसिपल बन जाता है, राइट। तो ये फीचर्स भी मैच कर रहा है। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यस, यहाँ पे दिक्कत है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, कहीं भी अप्लाई करो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होते हैं, वो कभी कभी डिफरेंट रिजल्ट भी देता है। जैसे H+O2 को मिलाओगे हमेशा वाटर ही बनेगा, H+O2 को मिलाकर लस्सी कभी नहीं बनने वाला, ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जितने भी, अगर आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कभी कभी डिफरेंट रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि वो जो अप्लाई होते हैं वो ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होते हैं और ह्यूमन बींग्स के नेचर को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो चेंज होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो है चेंज भी हो सकते हैं। तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये वाला फीचर्स यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो चलो कंक्लूजन डिराइव करते हैं कि मैनेजमेंट जो है साइंस तो है बट फुल फ्लेज साइंस नहीं है। इसको आप इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस या बिहेवियरल साइंस कह सकते हैं, बट फुल फ्लेज साइंस इसको नहीं कह सकते हैं। ये कंक्लूजन यहाँ पे डिराइव हो गया, क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या। मैनेजमेंट प्रोफेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए या फिर इस बात को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फीचर से कंपेयर करना पड़ेगा। प्रोफेशन होता क्या? अगर मैं पहले प्रोफेशन के डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोफेशन जो है ऑक्यूपेशन जिसमें आपको स्पेशल स्किल और नॉलेज लेना पड़ेगा और उस स्पेशल स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर एग्जांपल बताओ सर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर, दिस ऑल पीपल आर द प्रोफेशनल। पहले वो नॉलेज गेन करते हैं और उस नॉलेज को इस्तेमाल करके लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, दोनों के अंदर बॉडी ऑफ नॉलेज है, दोनों के अंदर जो है क्या पढ़ना है ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। कैसे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ना है कुछ पता नहीं है, आपको डॉक्टरी के अंदर क्या पढ़ना है कुछ भी पता नहीं, सब कुछ वेल डिफाइंड है। तो आप कह सकते हैं ये वाला मैच कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है मैनेजमेंट के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे जो है ये फीचर्स आपका जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट जो मैनेजर कोई भी बन सकता है, लेकिन जो है ध्यान रखिएगा मैनेजर कोई भी बन सकता है, आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है मैनेजमेंट मैनेजर बनने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेशनल में जाना है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के आप प्रोफेशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होते हैं, है भी तो वो फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन जो है आप कह सकते हैं प्रोफेशन के अंदर जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं। सीए के लिए ICI है, CS के लिए ICAI है, ICSI है, आपको जो है मेडिकल के लिए मेडिकल एसोसिएशन है, एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ऐसे जो है उनके प्रोफेशनल एसोसिएशन है, तो ये वाला फीचर्स भी मैच नहीं कर रहा है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो यहाँ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन जो है अपने प्रोफेशनल के लिए इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, कुछ चीज़ें जो है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। लेकिन मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन नहीं है, तो मैनेजमेंट एसोसिएशन नहीं होने की वजह से इनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनता है, तो ये फीचर्स भी मैच नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट का जो है मोटिव जो है सर्विस प्रोवाइड करना, दूसरे के लिए किसी दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करना, और जो है प्रोफेशन का भी किसी
को सर्विस प्रोवाइड करना है, दोनों का जो मेन मकसद है वो सर्विस प्रोवाइड करना ही है। तो ये फीचर्स एक मैच कर रहा है, 2 फीचर्स मैच किया, 3 फीचर्स मैच नहीं किया, तो हम लोग कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, अबाउट टू बी ए प्रोफेशन है, धीरे धीरे वो प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है, बट अभी फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। क्लियर है पॉइंट? होप सो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और ये कंफर्म है कि आपका यहाँ पे टॉपिक जो है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्लियर हो चुका है। चलो अब हम लोग जो है अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वहाँ पे हायरार्की बनाई गई है, एक लेवल बनाया गया है, कुछ लोग जो है टॉप लेवल पे हैं, कुछ लोग जो है मिडिल लेवल पे हैं, कुछ लोग जो है लोअर लेवल पे हैं। तो 3 लेवल बनाया गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, या सुपरवाइजरी लेवल भी उसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं टॉप लेवल की बात करूं कि टॉप लेवल कौन होता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग जो है ना, जो भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जो होते हैं ना, जैसे क्या इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव बनाना इनका काम है, ठीक है जी, पॉलिसीज डिटरमाइन करना इनका काम है, एक्टिविटीज डिटरमाइन करना इनका काम है, परफॉर्मेंस को असेंबल करना इनका काम है, अप्रूविंग बजट्स, बजट को अप्रूव करना इनका काम है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, इंपॉर्टेंट काम के लिए जो है इंटेलेक्चुअल पर्संस का रिक्वायरमेंट होता है, और वहाँ पे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोगों को बैठाया जाता है। तो टॉप लेवल यहाँ पे पता है, क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में अच्छे अक्सर पूछे जाते हैं, आपको ये सीईओ है, सीओ है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बताओ वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे से किसी भी पर्सन्स का अगर उसमें रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क का क्या है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिटरमाइन करना क्या किसकी जिम्मेवारी है, टॉप लेवल की जिम्मेवारी है। फिर डिटरमाइन द पॉलिसीज, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या पॉलिसीज बनेगी, क्या स्ट्रेटजी बनेगी, ये डिटरमाइन भी कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। फिर एक्टिविटीज, इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज होगा, ये भी टॉप लेवल करेगा। असेंबलिंग वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को असेंबल करना, सारे चीजों को, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ये काम भी टॉप लेवल का है। और बजट अप्रूव करना भी किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। इसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सारे काम करने के बाद अपने नीचे वाले मैनेजमेंट लेवल, आई मीन मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये काम दे देता है एग्जीक्यूशंस का काम, कि अब आप एग्जीक्यूट करवाओ इसको, ठीक है जी। तो डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, ये सारे जो होते हैं वो कौन से लेवल पे काम करते हैं, मिडिल लेवल पे काम करते हैं, राइट। तो मिडिल लेवल का काम क्या है, टॉप लेवल से ऑर्डर को रिसीव करना और वो काम लोअर लेवल से कंप्लीट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, राइट। तो इनका काम क्या है, इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, अगर कोई पॉलिसीज बनी बनाए टॉप लेवल है, उसको इंटरप्रेट करना, अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना, उसके लिए काम करना। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तैयार करना, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करना। स्टाफिंग का काम जिम्मेवारी इनका है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का जिम्मेवारी इनकी है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का जिम्मेवारी इनका है। इशूइंग इंस्ट्रक्शन, किसको क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, किनको कौन सा काम देना है, ये काम भी इन्हीं का है। और क्रिएटिंग कॉपरेशन, सारे डिपार्टमेंट के बीच में कॉपरेशन बना रहे, सारे लोग जो है एक दूसरे से कॉपरेट होकर काम करते रहे, ये सारा काम जो है वो किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो एक्चुअली करता क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक पिन का काम करता है, ठीक है जी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो काम किसको देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोलता है ये करने के लिए, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ फोकस करके, लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर, इनका काम क्या है, इनका बेसिकली काम है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलेगा उस काम को वर्कर से क्या करवाना जी, एग्जीक्यूट करवाना, राइट। सबमिटिंग वर्कर ग्रीवांसेस, अगर कोई वर्कर, क्योंकि ये वर्कर के कांटेक्ट में रहते हैं, नीचे फ्लोर एरिया पे काम करते हैं, तो फ्लोर एरिया पे ये रहते हैं और वर्कर को देख रहे होते हैं कि वर्कर काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वर्कर जो है, अगर वर्कर के कोई ग्रीवांसेस है, कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई कंप्लेंट्स है, उस कंप्लेंट्स को अपर लेवल पे पहुंचाने का काम कौन करता है जी, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, वहां पे प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, पूरा कूलिंग का, हीटिंग का अरेंजमेंट है कि नहीं, सैनिटेशन का अरेंजमेंट है कि नहीं, सारे अरेंजमेंट को चेक करने का काम इनका है। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द वर्कर, वर्कर जो है सेफ्टी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंश्योर करना भी इन्हीं का काम है। और हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स को हेल्प करना, अगर कोई मिडिल लेवल मैनेजर्स जो है उनको कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई काम करवाना है, उनको एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेवारी जो है वो कौन करेगा, ये जिम्मेवारी लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास ही है। इनवाइटिंग सजेशंस, अगर कोई सजेशंस वगैरह वर्कर का है तो उसको इनवाइट करना, उनको मिडिल लेवल तक पहुंचाने का जिम्मेवारी भी किनकी है जी, आई मीन लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। और गेटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, ये वर्कर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और वर्कर के साथ एक ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप करके रखते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक भाईचारा की माहौल बना रहे, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है
टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो है ऐसे फंक्शन करते हैं। फंक्शंस को ध्यान रखिएगा और ये सारे फंक्शन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि ये कौन से लेवल पे काम करते हैं और बता दीजिए इनके तीन फंक्शन का नाम, तीन फंक्शन बता दीजिए कौन सा फंक्शन है। ये मिडिल लेवल पे काम करते हैं, इनका तीन फंक्शन बता दीजिए। ये टॉप लेवल पे काम करते हैं, इनका दो फंक्शन बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो है वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में 5 चैप्टर है जो आपको आगे पढ़ना है, दैट इज अ प्लानिंग। प्लानिंग में होता क्या है कि आप जो है आगे के में क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हैं उसको प्रेजेंट में डिसाइड कर लेते हैं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कौन करेगा, कैसे करना है, कब करेंगे, ये सारी चीजें जब आप प्रेजेंट में ही डिसाइड कर लेते हैं, प्रेजेंट में ही राइट डाउन कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, राइट। तो प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को अभी के अभी डिसाइड कर लेते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाई क्लैरिफाइंग एंड जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज करना, आप कह सकते हैं कि जॉब डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन सा काम होगा, वर्क रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ये काम किसका है, ऑर्गेनाइजिंग का। स्टाफिंग मतलब क्या होता है कि जो भी काम जो है वर्क पीपल करेंगे तो उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए वर्कर चाहिए, तो उसको हायर करने का काम किसका है, स्टाफिंग फंक्शंस को बोलते हैं। डायरेक्शन मतलब होता है डायरेक्टिंग करना, उनको मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, काम को करवाना। ये सारी चीज डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे फास्ट लेके जा रहा हूँ। कंट्रोलिंग मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करेंगे और अगर कोई डेविएशन आएगा तो फिर आपको प्लानिंग में उसको चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब ये प्रोसेस ऑफ विच इंश्योर द अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्टेप ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। यहाँ पे आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। मतलब आपको ये जो 5 अब दिख रहा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये अपने आप में 5 चैप्टर है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को हम लोग वहां पे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू एस्टैब्लिशिंग हार्मोनी बाय सिंक्रोनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहे हैं सबको एक साथ लाना, कोऑर्डिनेट करना, सबको एक दूसरे के, क्योंकि सारे जो वर्क है सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड है, तो सबको एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, परचेज डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। मतलब क्या है, सारे वर्क जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो सकता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता सिंपली है कि जितने भी काम हो रहे हैं सब लोग आपस में काम जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, साथ मिलके करेंगे, कोऑर्डिनेट करके करेंगे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन जो है सबसे पहला इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन सब लोग एक साथ अगर मिलजुल के काम करेंगे तो यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन में यूनिटी आती है, मतलब एक तरफ लोग सारे लोग काम करेंगे। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सारे एफर्ट्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक साथ लेके आ सकते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन आपको तब तक करता रहना पड़ेगा जब तक जो है ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, जब तक फंक्शन होते रहे, तब तक जो ऑपरेशन चलता रहेगा, जब तक काम होते रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन आपको करते रहना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है। और कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स वहां पे हैं सारे मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कोऑर्डिनेशन को एक मैनेजर करेगा, नहीं, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ए रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑल द मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स वहां पे काम कर रहे हैं सारे मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी है। और डेलीब्रेट फंक्शन कोऑर्डिनेशन जो है करवाया जाएगा, आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि नहीं हमको मर्जी है तो हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, नहीं मर्जी है नहीं करेंगे, नहीं, कोऑर्डिनेशन आपको करना क्या है, जरूरी आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इंश्योर ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन में, इट इंश्योर दैट ऑल एक्शन इज एम टू अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंश्योर करता है कि जितने भी काम हो रहे हैं वो गोल को अचीव करने के लिए हो और गोल की तरफ हो। दूसरा है कि सारे यूनिफाई द डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू द पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, सारे लोगों का एफर्ट्स को एक साथ लाना और एक का काम जिनका है जी कोऑर्डिनेशन का है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन जो है आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन चलते रहेंगे आपको कोऑर्डिनेशन लगातार
इंतजार करते रहना पड़ेगा। फिर अगेन ऑल परवेसिव फंक्शन, व्हाट इट मींस, रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, एवरीवेयर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। आप बिना कोऑर्डिनेशन का काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैनेजर्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कोऑर्डिनेशन तो वो करेंगे हम क्यों करेंगे, नहीं, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जिनसे कोऑर्डिनेशन करने का है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम करेंगे। इट्स अ म्यूचुअल रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑल द मैनेजर्स ऑफ देयर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, आप कहीं भी काम कर रहे हैं आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, सारे मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। डेलिब्रेट फंक्शंस होता है, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन गिव अ डायरेक्शन व्हाइल द विलिंग, अ स्पीड कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ, इट इज अ डेलिब्रेट एफर्ट्स, ये खुद से एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है। अगर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर किसी अदर डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं है तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बोला जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेशन करना है, तो डेलिब्रेटली आपको करना पड़ेगा, आपके मर्जी पे नहीं होगा, आपको जो बोला जाएगा आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे ही अगर साइज ऑर्गेनाइजेशन का छोटा है तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे कई ऑपरेशंस, कई वर्क, कई इंडिविजुअल लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कोई भी फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं है, सब सारा काम जो एक ही दो बंदा कर रहा है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर सारे लोग जो है अलग अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उस केस में जो है आपको कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, तो हर स्पेशलिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा किसी से, ग्रोथ ऑफ साइज, साइज छोटा है कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट कम, साइज बड़ा है कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट ज्यादा। अगर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे बांटा हुआ है, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं अलग, प्रोडक्शन अलग है, मार्केटिंग अलग है, आपका जो है परचेजिंग अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, तो वहां भी कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और अगर आप सारी चीजों के लिए स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं, तो सारे स्पेशलिस्ट का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, वहां भी कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। देखिएगा, large organization have large number of people with a different habits and to avoid conflict coordination is important। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो अगर आपको conflict को अवॉइड करना है तो वहाँ पे coordination आपको रखना पड़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अलग अलग जो है चीज़ों में बांटा हुआ है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टाइल है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कैटेगराइज्ड बाय स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट डू नॉट वेलकम सजेशंस दैट गिव द राइज टू कॉन्फ्लिक्ट, अगर सजेशन को वेलकम नहीं करेंगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं जो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा, वहाँ आपको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान, अगर आपका जो मेन प्लान बना हुआ है, डिपार्टमेंटल प्लान, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तो यहाँ पे प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अमंग द अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं, ज्यादा अथॉरिटी नहीं, मतलब जितना अकाउंटेबिलिटी उतना ही अथॉरिटी, उतना ही रिस्पांसिबिलिटी, उसके अनुसार से वहां भी कोऑर्डिनेशन बैठाना क्या हो जरूरी होगा। स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड द क्वालिटीज ऑफ पर्संस, वहां पे भी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जैसा लोग को चाहिए वैसा वो आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इट मींस, वहां भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से या अलग अलग जो लोग जिनको जॉब का रिक्वायरमेंट है, या फिर जहाँ जहाँ पीपल का रिक्वायरमेंट है और स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा, ताकि आप जो है उनके लिए सुटेबल कैंडिडेट्स क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन द सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप सुपरवाइज कर रहे हो तो सुपरविजन करते समय आपको देखना पड़ेगा, वहाँ के उसके अनुसार ही आपको मोटिवेशन करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही आपको लीडरशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, यहाँ भी तीनों फंक्शंस के अंदर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द एक्चुअल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अंदर भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है सारे फंक्शन पे, प्लानिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, बस 2 मिनट। कोऑर्डिनेशन नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन जो है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायर है, ये सवाल भी यहाँ पे है। टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए इट नीड्स अ कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। टॉप लेवल जो है आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करके जो है गोल, पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, ताकि
गोल जो है वो क्या होगा जी, आसानी से अचीव हो जाए, या फिर इस तरह से पूरे हायरार्की को डिजाइन करेंगे कि जो गोल उन्होंने डिसाइड किया है वो अचीव हो जाए, तो वहाँ भी कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट होगा। इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सब सेक्शन। मिडिल लेवल के अंदर अलग अलग सेक्शन एंड सब सेक्शन होते हैं, तो सब सेक्शन और सेक्शंस के बीच में भी कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी रिक्वायर है, एंड लोअर लेवल मैनेजर्स इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर टू इंश्योर द वर्क प्रोग्रेस ऑफ द प्लान। और वर्कर भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, सारे वर्कर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तभी जाकर के जो है काम जो है एज पर प्लान कंप्लीट हो पाएगा। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कोऑर्डिनेशन जो है टॉप लेवल मैनेजर्स के पास भी है, मिडिल लेवल मैनेजर्स को भी करना पड़ता है, लोअर लेवल मैनेजर्स को भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं coordination is a separate function of management. It is a force that binds all the functions of the citizen. Coordinations of management. कोऑर्डिनेशन जो है एक सेपरेट फंक्शन है जो सारे, आप ये सवाल कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के बिना आपका मैनेजमेंट जो है अधूरा है। अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन जो है आपके सारे फंक्शंस को, सारे लेवल को, सारे लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और बिना कनेक्ट किए हुए आप पूरे मैनेजमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर पॉइंट? होप सो ध्यान से देखिएगा, सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ये सारे टॉपिक्स जो है आप एक बार रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, ये पूरा टॉपिक है, इसके अलावा आपके चैप्टर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अगले जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर जो है हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है जी, और कुछ जो है केस स्टडीज को सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और अगले लेक्चर में मिलता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ और केस स्टडी क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, होप सो आप अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।